एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि घटना चक्र की हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री तक हम लोग पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने देख लिया था। तो चलिए आगे देखते हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, ये कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की। उसका सदस्य बना और साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि टीपू सुल्तान किसके करीब था? फ्रांस के। ठीक है, ब्रिटिश के नहीं, फ्रांस के। तो राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्टुंतनिया यानी आधुनिक जो अभी इस्तांबुल है, टर्की, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल या राजदूत भेजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। थर्ड एंगल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 का हुआ था, उस टाइम श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस था और मैसूर से टीपू सुल्तान था। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग हाफ भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्धों के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। पंगु मीन्स एक तरह से जो पैरालाइज्ड होते हैं वो कहते हैं बना दिया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन के। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का अनुयायी सम्मिलित है, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में रखते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन के ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, बेंटिंक ने नियुक्त किया था स्लीमैन को। ये ध्यान रखिएगा, बेंटिंक के ही काल में ये हुआ था। कैप्टन स्लीमैन ठगी प्रथा को ये किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना दिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में द्विज शासन प्रणाली यानी जो डायरकी होता है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ठीक है, बंगाल में पूछेगा तो द्विज शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ठीक है, हेस्टिंग के समय में कलकत्ता परिषद एवं उसकी प्रधान की आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया गया था। ठीक है, मतलब हटा दिया था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये सर लियोनोर कार्तेस को जाना जाता है। ठीक है, जब जनक पूछेगा तो कार्तेस होगा और बंगाल में द्वैत शासन पूछेगा तो क्लाइव होगा। चलिए, सर लियोनोर कार्तेस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत यानी जो कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में हुई थी? तो ये हुई थी डलहौजी के समय में। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी द्वारा हुआ था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ठीक है में बम्बई से थाने के बीच में चली थी। जो फर्स्ट ट्रेन चला था वो बम्बई से थाने के बीच में चला था डलहौजी के टाइम में। दूसरी रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये 1854 में 1 साल बाद कोलकाता से रानीगंज चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंगेर का बरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये था बकास्ट भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, बकास्ट भूमि की वापसी की मांग थी। मुंगेर के बरिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्ट भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन कब हुआ था?
1936-38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1936-38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बन के आया था? तो ये था कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। यानी अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछेगा आपका तो कैनिंग होगा, और वायसराय भी पूछेगा, पहला वायसराय भी तो आपका कैनिंग होगा। ध्यान रखिएगा, 1857 का जब युद्ध हुआ था उसके बाद ब्रिटिश शासन ये यहाँ पे स्थापित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी दिसंबर 1856 में। एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में की गई थी। सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो ब्राउन बेस जिसका नाम था के स्थान पर क्या की गई थी? नवीन एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफल में दमदम, अम्बारा और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, ठीक है। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसकी खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न था। यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि उनके धर्म को भंग किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई, अब जगदीशपुर आपका आरा में, कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है, ठीक है। बिहार, अब ये देखिए एक और क्वेश्चन बन रहा है से विद्रोह 1857 में बिहार का सिंह किसे कहा गया? तो ये कहा गया कुंवर सिंह को। उन्होंने शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब, ठीक है, नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए तथा जहां उनके अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को नहीं देखना है, एक्सप्लेनेशन को भी साथ में देखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फिर वही नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? फिर से वही है आपका कुंवर सिंह। देखिए कितने बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया। कुंवर सिंह राजा थे आपके जगदीशपुर के, अभी हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आपका आरा जगदीशपुर आरा में ही था आपका। 25 इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। 26 जुलाई को सैनिक आरा पहुंचा। देखिए दानापुर से आरा पहुंचा था, ये ध्यान रखिएगा। दानापुर से आरा पहुंचा, यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे पूछ रहा है, कुंवर सिंह का पूछ रहा है, तो कुंवर सिंह तो आरा से ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये किसने लिया था? इसका आंसर ई दिया हुआ है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में। यहीं पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में कौन किया था? बेगम हजरत महल, ठीक है।
कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया तथा फैज़ाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल किसकी वाइफ थी? अंतिम मुगल बादशाह की। ठीक है, बहादुर शाह जफर के। अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार इस प्रश्न में सभी विकल्पों में से सबसे उचित आंसर आपका ई होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें नाना साहब भी आपका है, बेगम हजरत महल भी है, मौलवी अहमदुल्ला भी है, ठीक है, और जीनत महल भी है, इसलिए इसका आंसर आपका एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। ठीक है, जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी, इसलिए उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1850 तक केंद्र था। तो ये आपका जगदीशपुर ही केंद्र था बिहार में। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल के गोलदास फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, जो विद्रोह हुआ था तो ये आयर और टेलर आपने पढ़ा होगा, आयर और टेलर ने इससे दबाया था विद्रोह को। ठीक है, चलिए जगदीश, और ये कौन थे? कमिश्नर थे पटना डिवीजन के। जगदीशपुर के राजा थे आपका कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार प्रांत से किया था। पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार कई भागों में फैल गया था। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और से लड़ा था। 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण उनकी 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए कितने बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछ रहा है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के थे? मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के, पर वह फैज़ाबाद में आकर बस गए। उन्होंने बाहर के विभिन्न धर्मानुयायियों से आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ठीक है, इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। ठीक है, इसलिए सबसे कट्टर दुश्मन इनको बोला जाता है। इतना ज़्यादा था कि उनके लिए इनाम रख दिया था कि इनको पकड़ के भाई लाओ, 50,000 रुपया ले जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये कौन थे? मिर्ज़ा गालिब थे। गालिब का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मिर्ज़ा गालिब। निम्न से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, ध्यान रखिएगा, नहीं था। इसका आंसर होगा अधिकारियों की अक्षमता। देखिए, अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्ष में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये किसने नहीं लिया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2 और 4, साहूकार और जमींदार लोग, क्योंकि ये लोग अमीर वर्ग के थे, ठीक है, उच्च वर्ग के थे, तो इन लोग को इस सब विद्रोह में शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ऐसे भी अभी भी प्रेजेंट टाइम यही होता है कि मिडिल क्लास लोग ही बीच में हर चीज़ में फंसते हैं। ठीक है, चलिए 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। इससे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत और पश्चिम भारत के अधिकांश भाग में नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़ी जमींदार पक्के स्वार्थी और अंग्रेज़ों की शक्ति से भयभीत थे। वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया,
इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में सक्रिय सहायता की। ठीक है, ये इन लोगों ने सहायता किया था। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। ठीक है, तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्गों ने कोलकाता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्ग के लिए अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तरफदार बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उन्हें जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया था। ठीक है, इसलिए जो जमींदार लोग थे वो लोग शामिल नहीं हुए। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सुरघोल थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया था। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के लिए काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, उनका मानना था कि ब्रिटिश ही हम लोग को आधुनिकता की तरफ ले जाएंगे, उन्हीं से हम लोग का ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका आंसर आपका ए है, यानी 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अपना अन्य आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने जमींदारों में दरभंगा, डुमरांव एवं हथवा के जमींदार शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका आंसर केवल 5 यानी मुंगेर होगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम करे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये बेगम हजरत महल थी। बेगम ऑफ अवध लिखा हुआ है, बेगम हजरत महल ही होगा। चलिए आंसर देखिए, लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अपने अल्पवयस्क पुत्र, देखिए उनका जो ये जो था पुत्र था बिल्जिस कादिर, वो अल्पवयस्क था। ठीक है, मतलब एडल्ट नहीं हुआ था, 18 प्लस नहीं था। चलिए मार्च 1858 में कैम्पबेल ने यहाँ के विद्रोहियों को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई थी। तो ये किसने यहाँ पे लखनऊ में किया था, दबाया था विद्रोह को? कैम्पबेल ने। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा था? तो देखिए इसका आंसर बी, यानी आपका किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, क्योंकि किसी का भी सेम योजना नहीं था, सब अपने अपने मर्जी से अपने अपने उद्देश्य से अपना अपना काम कर रहे थे, तो केंद्रीय संगठन का कमी था इसमें। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेतृत्व में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था, जो मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों को आहन करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरफ व्यवहार करते थे। विदेशियों के शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कई संबंध स्वतंत्रताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। चलिए ये देखिए कथन और कारण दिया हुआ। कथन क्या है, पढ़ते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा।
कारण था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो नीचे में ये सही कोड चूज़ करना, तो इसका आंसर आपका ए हुआ, यानी दोनों सत्य है, कारण भी और ये कथन भी और कारण सही स्पष्टीकरण देता है। ठीक है। 1857 का विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था। स्वरूप कैसा था? सामंतवादी, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्व पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद ने राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ठीक है, ये देख लीजिए कथन, ये इस टाइप का स्टेटमेंट बहुत पूछ लिया जाता है आजकल, थोड़े क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। किसने कहा था? कैनिंग ने 1857 का विद्रोह में कहा था यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश कानून के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किस प्रांत से चयन किया गया था? ये था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थे। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया, जो विभाजन और प्रतिलोभन पर की नीति पर आधारित था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो षड्यंत्र कौन बताया था? सर जेम्स आउथरम और टेलर। सर जेम्स आउथरम और W. टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहकर पुकारा था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। आउथरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार क्या था? यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः भक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था, न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन 50 नंबर, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये कौन किया था? वीडी सावरकर ने किया था। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इसको संज्ञा दी थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।